धरती पर इंसान कहां से आए? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी खोज में इंसानों ने धरती के इतिहास को खंगाल डाला है। आज के मानवों ने अपने ओरिजिन की अलग अलग थ्योरीज दी हैं। हर एक धर्म में इंसान के उद्गम के बारे में बताया गया है कि कैसे इंसान धरती पर आए। लेकिन इंसानों के ओरिजिन को अगर विज्ञान की नजर से देखा जाए तो कहानी पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि विज्ञान का कहना है कि इंसान एवोल्यूशन यानी क्रमिक विकास के चलते इस धरती पर आए हैं। विज्ञान के अनुसार इंसानों का उद्गम 4 पैरों पर चलने वाले बंदरों जैसे दिखने वाले जीवों से हुआ है। आज से लाखों साल पहले इंसान बंदरों के जैसे थे, जो बाद में आदि मानव बने, और आज वो आदि मानव संपूर्ण मानव बन चुके हैं। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है? लोग ये भी बोलते हैं कि अगर इंसान बंदरों से विकसित हुए हैं तो आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बने? इसका जवाब बड़ा ही आसान है, जो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। वैज्ञानिक पृथ्वी के अतीत को इसकी खुदाई कर इसकी गहराई में ढूंढते हैं, और अभी तक वैज्ञानिकों को अफ्रीकन रीजन में खुदाई कर बहुत से ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जो इंसानों के इतिहास की कड़ी को जोड़ते हैं, जिसके आधार पर वैज्ञानिक एवोल्यूशन की थ्योरी देते हैं और ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इंसान धरती पर आए। आपको बता दूं कि वैज्ञानिक कोई भी थ्योरी काल्पनिक तौर पर नहीं देते, बल्कि फैक्ट्स और सबूतों के आधार पर देते हैं। और एवोल्यूशन वो सच है जिसके एक नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के पास हजारों सबूत हैं। हम ये जाने कि इंसान धरती पर कब, कैसे और कहां से आए, और आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बने, उससे पहले एवोल्यूशन यानी क्रमिक विकास वास्तव में क्या है, इसको समझना जरूरी है। दोस्तों, एवोल्यूशन एक तरह से पेड़ पौधों और जानवरों इत्यादि में हजारों सालों में होने वाला बदलाव है, और वो बदलाव क्या होगा वो कुदरत खुद तय करती है। एवोल्यूशन कभी भी लीनियर नहीं होता, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एवोल्यूशन का अगला स्टेप क्या होगा। एवोल्यूशन तो माहौल और इकोसिस्टम के हिसाब से किसी पेड़ की भांति किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक ऐतिहासिक किताब लिखी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस किताब में उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया। दरअसल जब भी इंसानों, जानवरों और पेड़ पौधों में रिप्रोडक्शन होता है तो माता पिता के जीन्स बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। जब ऐसा होता है तो जीन्स में म्यूटेशन होता है, थोड़े बहुत जीन्स में बदलाव आ जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों में वो बदलाव ट्रांसफर होता जाता है। जैसे कि मान लो आपकी ब्राउन आंखें हैं और आपके बच्चे की आंखों को कलर देने वाले जीन में कुछ म्यूटेशन हो गया। इस वजह से आपके बच्चे की आंखें आपकी तरह ब्राउन न होकर ब्लू कलर की हो गईं। तो उसके बाद आपके बच्चे की आने वाली पीढ़ियों में भी उनकी आंखें ब्लू कलर की ही होंगी, जब तक कि उनमें फिर से कोई जीन म्यूटेशन ना हो। अब जीन म्यूटेशन की वजह से बॉडी में जो बदलाव होते हैं वो अक्सर फायदेमंद भी होते हैं और नुकसानदायक भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो बदलाव एनवायरनमेंट के हिसाब से फिट बैठते हैं या नहीं। जैसे कि मान लो एक ब्राउन कलर का मेंढक है, उसके कुछ बच्चे होते हैं, वो भी ब्राउन कलर के हैं, लेकिन इस मेंढक के एक बच्चे के जीन्स में कुछ म्यूटेशन होता है, जिससे उसका एक बच्चा हरे रंग का पैदा होता है। अब ये हरे रंग का मेंढक सरवाइव कर पाएगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के माहौल में पैदा हुआ है। जैसे कि अगर ये मेंढक ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है जिसमें ये अपने आप को छिपा नहीं सकता, तो ये शिकारियों को जल्दी दिखाई देगा और उनका भोजन बन जाएगा। तो ये म्यूटेशन इसके लिए नुकसानदायक होगा और ये अपनी आने वाली पीढ़ियों को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। लेकिन अगर वहीं ये मेंढक एक ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा होता है जिसमें ये अपने आप को शिकारियों से छिपा सकता है, तो ये बच जाएगा और ये अपनी आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ा पाएगा, और इसकी आने वाली पीढ़ियां भी हरे रंग की ही पैदा होंगी। ऐसे में इसके जीन्स में हुआ ये म्यूटेशन इसके लिए फायदेमंद होगा। इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। नेचुरल सिलेक्शन का ये नियम एक बेरहम और कठोर नियम है, जिससे होकर सबको गुजरना पड़ता है। आज आप धरती पर जितनी भी प्रजातियों को देखते हो वो सभी इस कठोर नेचुरल सिलेक्शन के नियम से होकर गुजरी हैं, तब जाकर आज के रूप में इवॉल्व हुई हैं। और जो प्रजातियां नेचुरल सिलेक्शन के नियम को झेल नहीं पाई वो धरती से विलुप्त हो गईं। हम इंसान आज इतने विकसित हुए हैं तो कहीं न कहीं अतीत में हमारे पूर्वजों ने कई बार नेचुरल सिलेक्शन की परीक्षा दी होगी, तब जाकर हम धरती की डोमिनेंट प्रजाति बन पाए। अब ये एवोल्यूशन माहौल के हिसाब से कैसे होता है, और आज के बंदर हमारे पूर्वज क्यों नहीं हैं, और आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बने, इसे आप एक पक्षी की कहानी से समझिए।
इसे आप बड़े ही गौर से सुनना, क्योंकि धरती पर मौजूद सभी प्रजातियों का एवोल्यूशन कैसे हुआ, आपको ये सभी बातें फिंच बर्ड की इस थ्योरी से समझ आ जाएंगी। चार्ल्स डार्विन ने सालों की मेहनत के बाद फिंच बर्ड के एवोल्यूशन की थ्योरी दुनिया के सामने रखी, जिसने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। डार्विन ने अपनी थ्योरी के जरिए दुनिया को बताया कि करीब 2 मिलियन साल पहले फिंच बर्ड के अस्तित्व की शुरुआत हुई। अपने शुरुआती दौर में ये छोटी सी चिड़िया बहुत ही प्यारी और मासूम थी। पूरी धरती पर इसकी केवल एक ही प्रजाति मौजूद थी, जो कि केवल एक ही जगह तक सीमित थी। बाहरी दुनिया के बारे में इस चिड़िया को ज्यादा जानकारी नहीं थी। जिस द्वीप पर ये चिड़िया रह रही थी, उस पर इसकी संख्या बढ़ती गई, जिस वजह से इस चिड़िया को उस आइलैंड पर भोजन की किल्लतें महसूस होने लगीं। इस प्रजाति की चिड़ियाओं को ज्यादा भोजन की जरूरत थी। इस वजह से इनके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि ये अपने उस द्वीप को छोड़कर किसी दूसरे द्वीप पर चली जाएं। ये फिंच बर्ड्स 3 ग्रुप में बटे, जिनमें से एक ग्रुप आइलैंड ए पर माइग्रेट हुआ, दूसरा ग्रुप आइलैंड बी पर माइग्रेट हुआ और तीसरा ग्रुप हमेशा के लिए उसी आइलैंड सी पर रह गया। ये फिंच बर्ड्स का वो ग्रुप था जिन्होंने अपने घर को ना छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जो फिंच बर्ड्स के पहले 2 ग्रुप दूसरे आइलैंड्स पर माइग्रेट हुए थे, उन्हें वहां पर नए वातावरण और माहौल का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपने आप को उस माहौल में ढालना शुरू कर दिया। आइलैंड ए का तापमान और इकोसिस्टम आइलैंड बी से बिल्कुल अलग था। जो खाने की चीजें ए आइलैंड पर मौजूद थीं, वो बी आइलैंड पर नहीं थीं। जैसे कि आइलैंड ए पर फल बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध थे, लेकिन आइलैंड बी पर फलों की मात्रा बहुत ही कम थी। आइलैंड बी पर बग्स, कीड़े मकोड़े इत्यादि की मात्रा ज्यादा थी। अब दोनों ही द्वीपों के माहौल के हिसाब से फिंच बर्ड्स में एवोल्यूशन हुआ। जो फिंच बर्ड्स आइलैंड ए पर थीं, उनमें फलों को खाने के लिए एक लंबी चोंच का विकास हुआ, जिससे वो फलों को आसानी से खा सकती थीं। लेकिन जो फिंच बर्ड्स बी आइलैंड पर मौजूद थीं, उनमें कीड़ों को खाने के लिए लंबी चोंच की नहीं बल्कि एक मजबूत चोंच की जरूरत थी। तो उनकी चोंच छोटी ही रही, लेकिन वो बहुत मजबूत हो गई। इन दोनों ही इलाकों में रहने वाली फिंचेज में अपने अपने माहौल के हिसाब से एवोल्यूशन हुआ। शुरुआत में इन दोनों को ही अपने अपने माहौल में ढलने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन दोनों ही नए द्वीपों के हालात इनके पुराने आशियाने से बिल्कुल अलग थे। लेकिन मुश्किल हालातों में इनके जीने की जिद ने अपने आप को उस माहौल में ढालते हुए खुद को इवॉल्व कर लिया। अब इसके बाद धरती पर 3 तरह की फिंचेज की प्रजातियां मौजूद थीं। पहली वो जो सी आइलैंड पर पहले से ही मौजूद थीं, दूसरी वो जो लंबी चोंच वाली थीं जो फलों को खाती थीं, और तीसरी वो जो मोटी और मजबूत चोंच वाली थीं जो कीड़े मकोड़ों को खाती थीं। आप ये बोल सकते हो कि सी आइलैंड पर रहने वाली फिंचेज से 2 नई प्रजातियां निकली जो अपने अपने हिसाब से इवॉल्व हुई। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि वो दोनों ही प्रजातियां एक दूसरे से इवॉल्व हुई। लेकिन हाँ, उन दोनों का ओरिजिन एक ही था जो सी आइलैंड पर था, और वो दोनों एक ही सोर्स से निकलकर इस रूप में आई। अगर आप इन दोनों के डीएनए को मैच करोगे तो वो वही होगा जो इनके सोर्स का है। लेकिन इन दोनों का इवोल्यूशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो ऐसे में आप इन दोनों को इवोल्यूशनरी कजिन का दर्जा दे सकते हो। फिंच बर्ड के इवोल्यूशन की तरह ही दुनिया में जितनी भी स्पीसीज मौजूद हैं, वो भी इसी तरह से इवॉल्व हुई हैं। हम इंसान भी। डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी दुनिया के सभी जीवों के इवोल्यूशन को समझाती है। जैसे सांप और छिपकली के इवोल्यूशन का सोर्स एक ही माना जाता है, कुत्ते और भेड़िए का सोर्स भी एक ही माना जाता है, उसी तरह इंसान और अन्य एप्स प्रजातियों के इवोल्यूशन का सोर्स एक ही था। हम ये नहीं कह सकते कि हम बंदरों से विकसित हुए हैं, क्योंकि ना हम बंदरों से इवॉल्व हुए हैं और ना ही हम उनसे निकले हैं। बल्कि फैक्ट तो ये है कि बंदर और चिंपैंजी हमारे इवोल्यूशनरी कजिन्स हैं। हमारा और उनका इवोल्यूशन का प्राइमरी सोर्स एक ही है। इसी वजह से हमारा और उनका डीएनए कई मायनों में उनसे मेल खाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि इंसान बंदरों से विकसित हुए हैं। अगर आप इंसानों के इवोल्यूशन को देखोगे तो आप देखोगे कि जिस ओरिजिन से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, उसमें से और भी बहुत सी प्रजातियां अलग अलग तरह से इवॉल्व हुई हैं, और हम इंसान इवोल्यूशन के एक बहुत बड़े वृक्ष की एक छोटी सी शाखा मात्र हैं। आप इंसानों के इवोल्यूशन को इस इवोल्यूशनरी ट्री से समझिए। कैसे एक सिंगल सेल से लाइफ इवॉल्व होके अलग अलग रूपों में जटिल रूप लेती गई।
जीवन पेड़ पौधों के रूप में अलग अलग फल फूलने लगा और वहीं दूसरी ओर एनिमल्स की अलग अलग स्पीसीज का एवोल्यूशन हुआ। इन्हीं में से एक स्पीसी फल फूलकर इवॉल्व हुई होमो सेपियंस की, जो कि हम इंसान हैं। इवोल्यूशन के इस विशालकाय वृक्ष की एक छोटी सी डाली को हम तोड़कर देखें तो हमें मिलते हैं अपने एवोल्यूशनरी कजिन्स। इसको आप आसान भाषा में समझिए। इंसानों के जो सबसे करीबी एवोल्यूशनरी कजिन्स हैं वो हैं द ग्रेट एप्स, चिंपांजीज, गोरिल्लाज, ओरांगुटान्स और बोनोबोस। ये सभी ग्रेट एप्स इंसानों के साथ मिलकर एवोल्यूशन की एक छोटी सी शाखा बनाते हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने होमिनिड्स का नाम दिया है। होमिनिड्स की इस कैटेगरी में ये सभी ग्रेट एप्स हम इंसानों से बहुत सी समानताएं साझा करते हैं, जैसे कि किसी भी होमिनिड्स की पूंछ नहीं होती। सभी होमिनिड्स में बाइपेडलिज्म देखने को मिलता है, मतलब दो पैरों पर चलना। हालांकि हम इंसानों में दो पैरों पर चलना ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन बाकी के जो ग्रेट एप्स हैं जैसे कि गोरिल्लाज इत्यादि, ये भी दो पैरों पर अच्छे से चलते हैं। सभी होमिनिड्स के ब्लड ग्रुप भी सेम होते हैं, जैसे कि ए, बी, AB, O और इनके नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर इनके डीएनए की बात करें तो इंसानों और चिंपांजीज का डीएनए लगभग 99% तक सिमिलर होता है। गोरिल्लाज और इंसानों का डीएनए 98% तक सिमिलर होता है। ओरांगुटान से हम इंसानों का डीएनए 97% तक मेल खाता है। अगर आप होमिनिड्स के इस एवोल्यूशन ट्री को देखें तो इसमें आप देख पाओगे कि इस पॉइंट पर हम इंसानों और ग्रेट एप्स का कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, जहां से एवोल्यूशन दो शाखाओं में हुआ। एक शाखा में ओरांगुटान्स इवॉल्व हुए और दूसरी शाखा में गोरिल्लाज, चिंपांजीज, बोनोबोस और हम होमो सेपियंस इवॉल्व हुए। उसी तरह इस पॉइंट पर भी एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, जहां से एवोल्यूशन फिर से दो शाखाओं में हुआ होगा, जहां से एक शाखा में गोरिल्लाज इवॉल्व हुए और दूसरी शाखा में चिंपांजीज, बोनोबोस और हम होमो सेपियंस इवॉल्व हुए। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो बोनोबोस और चिंपांजीज हमारे सबसे नजदीकी एवोल्यूशनरी कजिन्स हैं, इसीलिए तो हमारा और चिंपांजीज का डीएनए 99% तक सिमिलर होता है। ये ग्रेट एप्स इंटेलिजेंट होते हैं। इन्हें आसानी से साइन लैंग्वेज समझने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। इन्हें भी हमारी तरह टीवी देखना पसंद है। इन्हें भी हमारी तरह गुदगुदी होती है। होमिनिड्स से एक स्टेप पीछे जाएं तो आती है होमिनॉइड्स की कैटेगरी, जिसमें ग्रेट एप्स और इंसानों के साथ लेसर एप्स यानी गिबन्स की 24 प्रजातियां भी शामिल हो जाती हैं। गिबन्स कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। इनका डीएनए हम इंसानों से 96% तक मेल खाता है। अगर आप इस पॉइंट पर देखो तो गिबन्स और होमिनिड्स का एक ही एंसेस्टर था, जहां से एवोल्यूशन दो शाखाओं में बटा। इससे अगर एक स्टेप और पीछे जाएं तो आती है एंथ्रोपॉइड्स की कैटेगरी, और इस कैटेगरी में बंदर भी शामिल हो जाते हैं। अगर यहाँ से एक स्टेप और पीछे लें तो आती है प्राइमेट्स की कैटेगरी। इस कैटेगरी में टार्जियर्स और लेमुर्स भी शामिल हो जाते हैं। टार्जियर्स ये छोटे छोटे बंदर होते हैं जो बहुत ही शर्मीले किस्म के जानवर हैं। वहीं लेमुर्स दुनिया के सबसे पुराने प्राइमेट्स हैं, जिनकी 100 से ज्यादा प्रजातियां हैं। अब आप प्राइमेट्स के एवोल्यूशन के इस ट्री को देखिए कि कैसे हम सभी प्राइमेट्स का एक कॉमन एंसेस्टर था, जहां से एवोल्यूशन कई शाखाओं में हुआ। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि हम बंदरों से इवॉल्व नहीं हुए, बल्कि बंदरों, ग्रेट एप्स और हमारा एक कॉमन ओरिजिन से इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन वास्तव में हम इंसान खास हैं। हमारा इवोल्यूशन बाकी के अन्य जानवरों से बिल्कुल अलग तरह से हुआ है। आप यहाँ पर इस पॉइंट पर देख सकते हो कि हम इंसानों का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, जहाँ से हम इंसान यानी होमो सेपियंस इवॉल्व हुए। वास्तव में देखा जाए तो इस कॉमन एंसेस्टर से डायरेक्ट होमो सेपियंस अस्तित्व में नहीं आए, बल्कि इसके बीच में भी एवोल्यूशन कई शाखाओं में हुआ था, और वो थे हम इंसानों के सबसे करीबी एवोल्यूशनरी कजिन्स, जो आज इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं हैं। हम इंसान यानी होमो सेपियंस तो पृथ्वी पर महज 3 लाख साल पहले ही आए, लेकिन आज का इंसान बनने की नींव तो अभी से 70 लाख साल पहले ही रखी जा चुकी थी। लेकिन सवाल ये आता है कि 70 लाख साल पहले से 3 लाख साल पहले के बीच में इन 6.7 मिलियन सालों में क्या हुआ? होमो सेपियंस से पहले इंसानों की वो कौन सी प्रजातियां थीं जो धरती को डोमिनेट कर रही थीं? इंसानों का एवोल्यूशन कैसे हुआ और एवोल्यूशन की ये सभी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं? इसके लिए हमें समय में पीछे जाना होगा और इंसानों के एवोल्यूशन को करीब से देखना होगा। तो इसके लिए आपको इस पॉइंट से इंसानों के एवोल्यूशन को समझना होगा। यहाँ से इस पॉइंट से आप देख पा रहे होंगे कि एक शाखा में बोनोबोस और चिंपैंजीज का एवोल्यूशन हुआ और दूसरी शाखा में हम इंसानों का एवोल्यूशन चला।
तो इस पॉइंट से आज का होमो सेपियंस बनने में इंसानों की जितनी भी प्रजातियां इवॉल्व हुई जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उन सबको वैज्ञानिकों ने एक कैटेगरी में बांटा और ये होमिनिन्स की कैटेगरी है। आज से करीब 7 मिलियन साल पहले होमिनिन्स ग्रेट एप्स के पूर्वजों से अलग हुए और होमिनिन कैटेगरी की जो सबसे पहली प्रजाति थी वो थी सहेलांथ्रोपस की, जो आने वाले कई मिलियन सालों तक एप्स के जैसे ही दिखते थे। लेकिन धरती का माहौल बदलता गया और ये प्रजाति इवॉल्व होती गई और आज से करीब 4 से 5 मिलियन साल पहले आर्डिपिथेकस की प्रजाति इवॉल्व हुई। आर्डिपिथेकस की ये प्रजाति दोनों पैरों से चलने में सक्षम थी, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से पेड़ों को नहीं छोड़ पाए थे। ये कुछ एप्स की तरह और कुछ इंसानों की तरह दिखते थे। पृथ्वी के एनवायरनमेंट में बदलाव हो रहे थे, इस वजह से अफ्रीका के जंगल सूख रहे थे, पेड़ों पर खाना कम हो रहा था, इस वजह से पेड़ों को छोड़ना इनकी मजबूरी बन गई थी। और आज से करीब 4.4 मिलियन साल पहले इन्होंने पहली बार खुली जमीन पर रहने का फैसला किया। आर्डिपिथेकस रेमिडस की ये प्रजाति महज 4 फीट तक लंबी थी और इनके दिमाग का साइज महज एक संतरे के जितना था। लाखों सालों तक इनका इवोल्यूशन चलता रहा और अभी से करीब 3 से 4 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस की प्रजाति इवॉल्व हुई। इनमें अभी भी कुछ इंसानों जैसे और कुछ एप्स जैसे फीचर्स थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से पैरों से चलते थे। अब खुली जमीन ही इनका घर थी, लेकिन अभी भी इनका दिमाग बहुत छोटा था। लाखों सालों तक ये भी पृथ्वी के एनवायरनमेंट के हिसाब से इवॉल्व होते गए और अभी से 2.3 मिलियन साल पहले होमो हैबिलिस की प्रजाति इवॉल्व हुई। अगर आप इस इवोल्यूशनरी ट्री में देखो तो यहाँ से होमो की प्रजातियां शुरू हो जाती हैं। जितनी भी होमो कैटेगरी की प्रजातियां थी उन सभी में लगभग इंसानों जैसे ही फीचर्स थे। होमो कैटेगरी की सबसे पहली प्रजाति होमो हैबिलिस थी। आप ये बोल सकते हो कि इस लेवल से इंसानों की इंटेलिजेंस बढ़ती गई। इस लेवल से इंसानों के शरीर में कम और उसके दिमाग में ज्यादा इवोल्यूशन हुआ और इस लेवल के बाद आने वाली प्रजातियों के दिमाग का साइज बड़ा होता गया। होमो हैबिलिस को हैंडीमैन भी बोला जाता है क्योंकि सबसे पहली बार पत्थरों के टूल्स का इस्तेमाल करना इन्होंने ही शुरू किया था। इनके दिमाग का आकार अब पहले से डबल हो चुका था। ये पहले से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके थे, लेकिन अभी भी ये स्कैवेंजर थे, मतलब दूसरे जानवरों द्वारा किए गए शिकार को ये चुरा कर खाते थे। ये प्रजाति अपने स्टोन टूल्स को निखारती गई और इवॉल्व होती गई और इनसे अभी से करीब 1.8 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस की प्रजाति इवॉल्व हुई। ये बिल्कुल सीधे खड़े हो सकते थे और तेज दौड़ सकते थे। अब ये कोई स्कैवेंजर नहीं बल्कि हंटर बन चुके थे। ये बड़े से बड़े शिकार को मार गिराते थे। इन्होंने टीम बनाकर काम करना सीख लिया था। होमो इरेक्टस वो पहली प्रजाति बनी जो आग को कंट्रोल करना सीखी और मीट को पकाकर खाना सीखी। समय के साथ इनका इवोल्यूशन चलता रहा और अभी से 3 से 4 लाख साल पहले 2 इंटेलिजेंट होमो स्पीसीज उभरकर सामने आई, होमो निएंडरथैलेंसिस और होमो सेपियंस। इन दोनों प्रजातियों ने अफ्रीका के बाहर एक नई दुनिया में कदम रख दिया था और देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में फैलने लगे। इन्होंने खुद के साथ साथ अपने हथियारों को भी इवॉल्व कर लिया था और अभी से करीब 40 से 50 हजार साल पहले इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए भाषाओं को इजाद किया। हाँ, वो बात अलग है कि इनकी भाषा आज की तरह एडवांस नहीं बल्कि टूटी फूटी थी, लेकिन अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज के जरिए ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे। भाषा के द्वारा एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते थे। लेकिन अभी से करीब 30,000 साल पहले अचानक निएंडरथल्स की प्रजाति पृथ्वी से विलुप्त हो गई। निएंडरथल्स पृथ्वी से क्यों विलुप्त हुए, इसका सटीक जवाब कोई नहीं जानता। इसके बाद पृथ्वी पर केवल एक ही होमो प्रजाति बची थी, वो थी होमो सेपियंस की, यानी हम इंसानों की। लेकिन अभी भी इनको सरवाइव करने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना था। निएंडरथल्स के विलुप्त होने के कुछ हजार साल बाद पृथ्वी पर एक आइस एज आई जो अभी से करीब 15,000 साल पहले तक चली। क्योंकि होमो सेपियंस को आग को कंट्रोल करने का ज्ञान इनके पूर्वजों से मिला था, इस वजह से उन्होंने आइस एज को तो सरवाइव कर लिया, लेकिन इस आइस एज ने उन्हें एक सबक सिखाया। आइस एज के दौरान खाने की कमी हो गई थी, इस वजह से उन्होंने खाने की अहमियत को समझा और आज से करीब 10,000 साल पहले उन्होंने खेती करना सीखा। बाद में इंसानों ने पहिए का आविष्कार किया जिसने इंसानों को गति दी और रेस्ट इज हिस्ट्री जो आप सभी जानते हो। कभी जंगलों में रहने वाला इंसान आज चांद पर पहुंच चुका है, पृथ्वी को छोड़ ब्रह्मांड की सीमाओं को मापने की कोशिश कर रहा है
दोस्तों कुछ लोग एवोल्यूशन को सही नहीं मानते, लेकिन वास्तव में वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो एवोल्यूशन पृथ्वी पर मौजूद लाइफ फॉर्म के ओरिजिन को सटीक तरह से एक्सप्लेन करता है। हम इंसानी अकेले ऐसे नहीं हैं जो इस तरह से इवॉल्व हुए हैं, बल्कि आज आप पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियों को देखते हो और जो प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी हैं, वो सभी अतीत में पृथ्वी के बदलते माहौल के साथ नेचुरल सिलेक्शन की परीक्षा को पास करते हुए इवॉल्व हुई हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जीवन के इवोल्यूशन की इस दौड़ में कोई जानवर इवॉल्व होते हुए कई प्रजातियों में बट गए। जैसे कि आपने सांपों की कई प्रजातियां देखी होंगी, गधे, घोड़े, खच्चर, इनका ओरिजिन कभी एक ही रहा होगा। लेकिन हम इंसानों की केवल एक ही होमो सेपियंस की प्रजाति इवॉल्व हो पाई। हम इंसानों की भी कई प्रजातियां इवॉल्व हो सकती थीं, लेकिन शायद वो प्रकृति के बदलावों को सहन नहीं कर पाई और नेचुरल सिलेक्शन की परीक्षा में फेल हो गईं। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या अभी इवोल्यूशन रुक गया है या चल रहा है, और क्या आज के बंदर या चिंपैंजीज कभी हमारी तरह पूर्ण रूप से विकसित होकर इंसान बन पाएंगे? तो इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है, इवोल्यूशन कभी नहीं रुकता। आज भी इवोल्यूशन जारी है। इवोल्यूशन एक स्लो और लंबा प्रोसेस है। इस वजह से इवोल्यूशन की वजह से होने वाले बदलावों को हम अपने छोटे से जीवन काल में महसूस नहीं कर पाते। आज इंसानों में इवोल्यूशन हो रहा है, इसका सबूत ये है कि पृथ्वी के अलग अलग वातावरण और माहौल के हिसाब से हम इंसान इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे कि ठंडे इलाकों में रहने वाले लोगों की स्किन लाइट कलर की होती है, वहीं गर्म जगहों पर रहने वाले लोगों की स्किन डार्क कलर की होती है। अलग अलग जियोग्राफी के हिसाब से लोगों की आंखें बदलती हैं, हाइट बदलती है। ये इवोल्यूशन ही तो है। रही बंदरों और चिंपैंजीज की बात, तो आप ये आस लगाकर मत बैठो कि वो कभी इंसानों की तरह इवॉल्व होंगे, क्योंकि इवोल्यूशन प्राकृतिक बदलावों पर निर्भर करता है। आज हर एक देश की अपनी अपनी बाउंड्रीज हैं। इनमें मौजूद जानवर एक ही जगह पर सीमित होकर रह गए हैं। जब तक कोई जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़कर किसी नए हैबिटेट में प्रवेश नहीं करता, तब तक उसमें इवोल्यूशन होना संभव नहीं है। क्योंकि इवोल्यूशन एक तरह से नए वातावरण को एडॉप्ट करके उसमें अपने आप को ढालना और नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। लेकिन हम इंसानों ने जानवरों पर इतनी बंदिशें लगा दी हैं कि वो यहाँ से अब विलुप्त हो सकते हैं, लेकिन इवॉल्व नहीं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा।